Now see this question. Find the center of mass of letter E shown in the figure taking bottom left corner as origin. तो ये जो आपका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है इसको हमने ओरिजिन मान लिया, ये हमारा ओरिजिन है और इसके रिस्पेक्टिवली हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। अब देखो जब ये सेंटर ऑफ मास निकालना है तो अगेन ये यूनिफॉर्म बॉडी है और अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो ज्योमेट्रिक सेंटर इज योर आंसर, पर अगेन ज्योमेट्रिक सेंटर इसका निकल नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे जो गिवन शेप लेंगे जिसका ज्योमेट्रिक सेंटर पता है वो शेप लेंगे। तो अब आपके ऊपर है, जैसे आपको बेस्ट लगे आप शेप ले सकते हो। हमने एक ये रेक्टेंगल ले लिया, तो ये आपके ऊपर है, आप कोई भी रेक्टेंगल्स कंसिडर कर सकते हो, पर हमने एक ये रेक्टेंगल ले लिया। फिर उसके बाद हमारे पास ये दूसरा, फिर ये थर्ड पीस आ गया हमारे पास। जैसे आपको सही लगता है आप ले सकते हो, इट्स अप टू यू। फिर ये फोर्थ पीस आ गया एंड फिर ये आपके पास फिफ्थ पीस आ गया। तो आपके ऊपर है, यू कैन टेक द गिवन शेप एज यू वांट। वन ऑफ द वेज टेकिंग इन दिस वे। तो ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये आपने 5 पीसेस यहाँ पे बना लिए। अच्छा, ये जो 5 पीसेस हैं इनका जो डायगोनल होगा वो इनका ज्योमेट्रिक सेंटर है। अब ये जो आपको पीस नजर आ रहे हैं ये सब मास एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मास एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैंने यहाँ पे सिग्मा ले लिया, मास पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास जो सिग्मा है वो आ गया मास पर यूनिट एरिया। वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई गिवन एरिया विद सिग्मा वी विल गेट द मास ऑफ दैट एरिया। तो ये जो पहला आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसका एरिया लो फर्स्ट पीस का, अगर फर्स्ट पीस का मास निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई, सिग्मा को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका एरिया कितना है, ये आपका 2 है और ये 6 है, तो ये आपके पास कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो भी यहाँ पे एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो मेरे पास m1 की जो वैल्यू है वो आ गई 12 सिग्मा। ऐसे ही अगर मैं m2 लूँ तो m2, ये आपका m2 है, तो आपके पास ये जो m2 है दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, सो दिस इज सिग्मा इनटू 4, सो दिस इज 4 सिग्मा। फिर हमारे पास जो m3 है दैट इज इक्वल टू सिग्मा, ये जो डायमेंशन है ये 4 इंटू 2, तो दैट इज हाउ मच, दैट इज 8। फिर अगर मैं ये m4 देखूं तो m4 भी सेम m2 जितना है, और अगर मैं यहाँ पे m5 देखूं तो m5 का मास सेम m1 जितना है। तो ये हमारे पास गिवन मासेस आ गए। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, और अगर ये ओरिजिन है तो दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला जो है ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ज्योमेट्रिक सेंटर लोगे तो ज्योमेट्रिक सेंटर देखो आपके पास ये वाली साइड जो है ये कितनी आ गई 3, 6 का हाफ, और ये जो साइड है ये कितना आ गया 1। तो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स बने ये क्या बन गए 3,1। ऐसे ही यहाँ का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, अगर आपने ये वाला ज्योमेट्रिक सेंटर निकालना है तो ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर है यहाँ पे अगर आप ये वाली लेंथ देखो तो ये आ गया 1। अब ये 2 और फिर 2 का हाफ 1 तो आपके पास ये कितना आ गया दैट इज 1,3। ये ज्योमेट्रिक सेंटर देखो तो ये आपके पास आ गया 2 एंड फिर ये 2 एंड 2 4 और फिर 2 का हाफ, तो ये आ गया 5। तो दिस इज 2,5। फिर हमारे पास यहाँ पर देखो ये आ गया 1 एंड 2 + 2 + 2 6, फिर 2 का हाफ, तो 1, 6 + 1 दैट इज 7। एंड ये जो आपका कोऑर्डिनेट है ये आ गया 3
एंड 9। तो पहले चेक करो ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपने यहाँ पे एक्सीएम निकालना है। तो एक्सीएम इज m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस m4 इंटू x4 प्लस m5 इंटू x5 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये सारे मासेस ऐड कर दो, तो दिस विल कम आउट टू बी 40। तो यहाँ पर ये जो 8 सिग्मा है इसके साथ ये 2 x कोऑर्डिनेट 2 है। तो आपके पास देखो यहाँ पर ये जो गिवन एक्सीएम है इसको सॉल्व करो, देखो कितना बना ये। दिस विल कम आउट टू बी 96/40। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एक्सीएम आया वो कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। नाउ इफ वी कैलकुलेट वाईसीएम, तो वाईसीएम हो गया आपका m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3 इंटू y3 प्लस m4 इंटू y4 प्लस m5 इंटू y5 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये जो गिवन वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी 200/40 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। सो आपका जो YCM है वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। So from here what we get is that the given position of the center of mass is how much, 2.4, 5 सेंटीमीटर। तो ये 2.4, 5 सेंटीमीटर is the position of the center of mass taking bottom left corner as origin। तो देखो ये आंसर क्लियर है कैसे सॉल्व किया हमने। अब देखो यहाँ पे center of mass of 3 particles of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg lies at a point 3 meter, 3 meter, 3 meter. Where should a fourth particle of mass 4 kg be positioned so that the center of mass of 4 particle system lies at point 111? तो ये जो साथ में 1 m मीटर है बेसिकली, तो 111। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 kg, 2 kg और 3 kg ये 3 पार्टिकल्स हैं। अब ये 3 पार्टिकल्स हैं और इन तीनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास आया, इन तीनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास आया वो सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ आ रहा है, 3,3,3 यहां आ रहा है। इसका मतलब देखो सीधा है, 6 kg मास 6 kg, ये देखो तीनों ऐड कर दो, 6 kg मास इस जगह पे कंसंट्रेट कर रहा है। देखो सीधा मतलब 1 2 3 का ये सेंटर ऑफ मास है, तो 1 2 3 कहीं पे भी है, वो 1 kg 2 kg 3 kg कहीं पे भी है, उनका ये 3 3 3 सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब वो 1 2 और 3 अगर मैं टोटल मान लूं एक, तो वो क्या हो गया 6 kg। वो सारा 6 kg कहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, 3,3,3 पे। अच्छा अब मैं एक फोर्थ पार्टिकल लेके आना चाहता हूँ ऑफ 4 kg। क्वेश्चन है कि मैं उसको कहाँ पे पोजीशन करूँ, उसको मैं कहाँ पे रखूँ ताकि ये जो 1 kg है, ये जो 2 kg है, ये जो 3 kg है, ये जो 4 kg है, इसको रखने के बाद इन चारों का सेंटर ऑफ मास 1,1,1 पे आ जाए। हाँ जी ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 kg है और 4 kg है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ आना चाहिए, 1 1 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन में वैसे उसने 4 पार्टिकल्स की बात की है, पर आप इस 4 को 2 पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे 2 में, वो जो पहले 1 2 3 वाले आपको मासेस दिए हैं उनको आप इकट्ठा करके एक बना लो। क्यों एक बना लो, क्योंकि आपको उन तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास दिया है। इसका मतलब वो तीनों को अगर आप इकट्ठा कर लो तो उन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया कर रहा है, 3 3 3 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास XCM विल बी इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 ओवर M1 प्लस M2। तो आपका देखो XCM कितना है, 1, ये आ गया 1, एंड M1 आपके पास कितना है, 6, तो 6 और 6 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, तो आपका 6 का जो कोऑर्डिनेट हो गया 3, प्लस आपने जिस मास को रखा वो 4 kg और 4 kg का आपने कोऑर्डिनेट लिया है x, तो आपके पास आ गया 4 इंटू एक्स ओवर 10। So this means that 10 is equal to 18 plus 4x. So x will come out to be -2 मीटर। तो इसका मतलब जो आपका ये जो x है, ये वाला x, ये कितना आ गया, -2 मीटर। अच्छा y और z उसको भी निकाल लो, पर क्योंकि आपके ये दोनों देखो 3 3 3 और 1 1 1 है तो सेम है, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर भी क्या आएगा, -2, और ये भी क्या आएगा, -2। हाँ, अगर ये 3 3 की जगह कुछ और वैल्यूज होती, अलग अलग होती, तो फिर अलग अलग भी सॉल्व कर लेते, पर अब देख के ही पता लग रहा है कि वैल्यू सब सेम ही आएंगी। तो हमारा जो गिवन ये जो 4 kg का कोऑर्डिनेट आया है, 4 kg का कोऑर्डिनेट आ गया -2 एंड -2 मीटर, ये हमारा 4 kg का कोऑर्डिनेट है, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मेन बात जो यहाँ समझनी थी वो ये थी कि आपने स्टार्टिंग में तीनों को एक मान लिया, क्योंकि आपको तीनों का सेंटर ऑफ मास दिया है, तो तीनों का सेंटर ऑफ मास मतलब तीनों का कंबाइंड मास यहाँ पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो देखो क्लियर है क्वेश्चन, देखो फिगर शोज यूनिफॉर्म स्केयर प्लेट from which 4 identical squares at corners can be removed. If center of mass of the complete plate is at origin, then where will be the center of mass after removal of square 1? तो ये जो आपको गिवन फिगर दी हुई है, ये जो गिवन फिगर है, ये यूनिफॉर्म स्केयर प्लेट है, मतलब इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, और ये जो कंप्लीट स्केयर है इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये हमें क्या दिया हुआ है कि कहाँ लाई कर रहा है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन अब कह रहा है कि अगर मैं ये वाला मास रिमूव कर दूं, अगर ये वाला मास मैं रिमूव कर दूं, तो बताओ कि हमारा जो गिवन सेंटर ऑफ मास है वो किधर को शिफ्ट हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो पहली बात देखो, अगर आप ये वाला मास रिमूव कर दोगे तो ये वाला जो आपका गिवन साइड है, ये वाला जो इस साइड का मास कम हो जाएगा। ये स्केयर 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, देखो ये स्केयर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट 1, फिर ये आपके पास पार्ट 2, फिर आपके पास ये पार्ट 3 और फिर ये पार्ट 4, ये 4 पार्ट्स हैं। अच्छा, ये अगर मैं 1 नहीं हटाता, अगर मैं 1 को नहीं हटाता, तो आप इस चीज को नोटिस करो कि ये जो आपका गिवन ये वाला पार्ट है इसका जो मास है वो कहाँ लाई करेगा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर। 2 का मास कहाँ लाई करेगा, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर। 3 का मास कहाँ लाई करेगा, 3 के ज्योमेट्रिक सेंटर। 4 का मास कहाँ लाई करेगा, 4 का ज्योमेट्रिक सेंटर। ये चारों के ये 4 पार्टिकल्स हो गए। अच्छा, अब ये वाले जो 2 आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले ये बिल्कुल एक मास के हैं, तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो ये इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। अगर मैं इनको यहाँ पे देखो ऐसे ज्वाइन करूं तो सेंटर ऑफ मास ये भी एक जैसे हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने ये 1 ये हटा दिया, इतना पोर्शन हटा दिया, तो अगर मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया तो M2 का जो मास है
अब M4 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नजर आ रहा है, M2 का मास M4 से कम हो जाएगा। और हमने क्या कहा था कि अगर टू पार्टिकल्स को लो तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो लाइन ज्वाइनिंग द टू पे होगा एंड क्लोजर टू ग्रेटर मास होगा, क्लोजर टू ग्रेटर मास होगा। तो देखो अब M4, जब M2 M4 सेम थे, जब M2 M4 सेम थे तो उस टाइम यहां सेंटर ऑफ मास आ रहा था, पर अब M2 कम हो गया तो सेंटर ऑफ मास किधर को शिफ्ट करेगा, M4 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये वाली लाइन में इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये 2 और 4 अभी भी सेम है, आपने 2 एंड 4 को छेड़ा ही नहीं है। हाँ 1 को छेड़ दिया, तो जब मैं 1 और 4 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है अगर मैं उसको ध्यान से देखूं तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि अगर 1 एंड 4, अगर ये जो आपका 2 एंड 4 है, अगर ये 1, ये जो आपका यहाँ पे जहाँ पे ये 1 वाला मास है, अगर ये वाली जगह और ये दोनों अगर मास सेम है तो ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई कर रहा है आपका सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर ये वाला जो है इसका मास कम हो गया तो फिर आपका सेंटर ऑफ मास किस साइड शिफ्ट कर जाएगा, 4 वाली साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि वेयर द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट, द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आएगा आपको कि भाई बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेगा। और ये कंसेप्ट मैंने क्या लगाया कि जहां पर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस साइड के तरफ क्लोज होगा। सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी क्लोजर टू हैवी मास, इट विल ऑलवेज बी फार फ्रॉम लाइटर बॉडी। सेंटर ऑफ मास लाइटर बॉडी से दूर और हैवी मास के क्लोज आएगा। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वैसे कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट के साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अ बोट ऑफ 90 kg मास, तो मेरे पास एक बोट होगी उसका जो मास है वो आ गया 90 kg, इज फ्लोटिंग इन स्टिल वाटर, अ बॉय ऑफ मास 30 kg, तो एक बॉय है उसका मास हो गया 30 kg, वॉक्स फ्रॉम स्टर्न टू बो। फ्रॉम स्टर्न टू बो का मतलब कि फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, तो बोट के एक एंड से दूसरे एंड तक वो बॉय जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। द लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर, तो ये जो बोट है उसकी जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 3 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस थ्रू विच द बोट विल मूव, कैलकुलेट द डिस्टेंस थ्रू विच द बोट विल मूव। अब यहाँ पे देखो बात जो समझनी है वो ये है कि अगर हम ये बोट कंसिडर करें तो ये जो बोट है ये एक वाटर में है, ये वाटर नीचे वाटर है। अब यहाँ पर अगर एक बॉय है और वो आगे जा रहा है तो उसको आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉकिंग का कंसेप्ट क्या किया था, उसको आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे बोट को पुश करना है उसने। जब वो बोट को पुश करेगा तो बोट उसको क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये F इज द फोर्स जो आपके पैरों ने बोट पे लगाई है। अब जरा ध्यान से देखो, आप तो चलो आगे जा रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन ठीक है, आप आगे जा रहे हो, ये जो F फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स जो लग रही है वो बोट पे आपने लगाई है क्योंकि आपके पैरों ने क्या किया, आपके पैरों ने बोट को पुश किया। और जब आपके पैरों ने बोट को पुश किया तो देखो ये जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट बन गए, और जब इस फोर्स के 2 कंपोनेंट बन गए तो ये अगर मैं एंगल थीटा मान रहा हूं तो ये जो F cos थीटा है ये आपके बोट पे फोर्स लग रही है। और जब ये बोट पे फोर्स लगेगी तो जब आप आगे जाओगे बोट पीछे जाएगी, आप तो आगे जाओगे। आप आगे क्यों जाओगे, क्योंकि आप पे ये फोर्स लग रही है, ये थीटा, ये हो गया R cos थीटा, ये हो गया R sin थीटा। तो आप तो आगे जा रहे हो पर बोट जिधर को आप जा रहे हो उसके ऑपोजिट जा रही है। डेली लाइफ में नीचे सरफेस रिजिड होता है, तो जब हम नीचे वाले सरफेस को पुश करते हैं तो वो मूव नहीं करता क्योंकि वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर वो मूव करने वाला होगा तो जब आप आगे जाओगे तो वो नीचे वाला सरफेस पीछे जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो बोट वैसे वैसे पीछे जा रही है। तो क्वेश्चन है कि आप जब आगे गए तो बोट कितना पीछे गई, ये क्वेश्चन है। आज बात समझ में आया।
तो यहाँ पे जो मेन है, जब वो बॉय बोट पे मूव करेगा तो जिधर को बॉय जाएगा बोट उसके ऑपोजिट जाएगी। तो हमारे पास लेटर से मैंने ये ओरिजिन कंसिडर कर लिया और ये ओरिजिन कंसिडर कर लिया और ये मेरी लेटर से बोट है और यहाँ पे लेटर से अभी बॉय है। तो आपके पास एक हो गया बोट M1, एक हो गया बॉय M2, एक हो गया बोट M1, एक हो गया बॉय M2, और ये जो आप पॉइंट ले रहे हो ये आपका ओरिजिन है। दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो ये अगर आप ध्यान से नोटिस करो, जब आप बोट पे मूव करोगे, व्हेन यू आर मूविंग ऑन द बोट, आप बोट पे फोर्स लगा रहे हो, बोट आप पे फोर्स लगा रही है, ठीक है? आप बोट पे फोर्स लगा रहे हो, बोट आप पे फोर्स लगा रही है। अगर मैं बॉय और बोट एक साथ ले लूं तो वो सारा एक सिस्टम हो गया और उस सिस्टम पे बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। यहां पे देखो ये आपके पास ये बोट है, यहाँ पे आप ऐसे जब आगे चल रहे हो, जब आप इस बोट पे आगे मूव कर रहे हो, तो जब आप इस बोट पे आगे मूव कर रहे हो, आप बोट को पुश कर रहे हो तो बोट पे फोर्स लग रही है, बोट आप पे फोर्स लगा रही है, तो दोनों पे फोर्स लग रही है। लेकिन अगर मैं ये सारा इकट्ठा ले लूं, एक बॉडी मान लूं, तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। इस सारे को अगर मैं वन सिस्टम मान लूं तो क्या होगा? इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर ये इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा, या तो वो अपनी पोजीशन पे रहेगा, वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अच्छा, अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो पहले मोशन में था तो उसका वैसे ही मोशन रहेगा जैसे पहले था। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे इनिशियली द बोट इज एट रेस्ट। जब बॉय ने चलना शुरू किया था उस टाइम बोट रेस्ट पे थी, तो बॉय और बोट दोनों रेस्ट पे हैं। अब बॉय ने चलना शुरू कर दिया तो बॉय चलेगा तो बोट में भी मोशन आएगा, लेकिन बॉय और बोट का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जगह चेंज नहीं होगी। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉय एंड बोट, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉय एंड बोट सिस्टम will not change its position। तो अगर मैं बॉय और बोट सिस्टम लूं, मैं बॉय और बोट का सिस्टम मान लूं, तो फिर वो जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अच्छा, अगर अभी राइट नाउ अगर आप ये केस 1 अगर आप अभी देखो तो यहाँ पे जो आपका बोट है उसकी जो पोजीशन है, बोट की पोजीशन, वो क्या बनेगी? 1.5, 1.5 कैसे? ये बोट की लेंथ कितनी है? 3 मीटर। तो बोट का मास M1 कहाँ पे कंसंट्रेट करेगा? उसका ज्योमेट्रिक सेंटर। तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है? 3/2। बात समझ में आई? 3/2 कैसे? ये बोट है और ये M1 बोट का मास है, तो बोट का मास कहाँ होगा? बोट का ज्योमेट्रिक सेंटर। तो बोट का ज्योमेट्रिक सेंटर जो है वो कहाँ बनेगा? उसके सेंटर पे। तो बोट का सेंटर कितना है? 1.5, क्योंकि 3 मीटर का हाफ। तो आप यहां पर ओरिजिन ले रहे हो, तो बोट का जो सेंटर होगा वो कहां पे आ गया? 3.5। और बॉय जो है उसका जो गिवन कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? 0,0। तो ये बॉय 0,0। अच्छा, बॉय ने चलना स्टार्ट किया, बॉय किधर को जाएगा? राइट साइड। बोट किधर को जाएगी? लेफ्ट साइड। तो ये बॉय ने चलना शुरू किया। अब जब बॉय ने चलना शुरू किया तो बॉय चलते चलते यहां आ गया, अदर एंड पे आ गया, और जब बॉय अदर एंड पे आ गया तो बोट ने x डिस्टेंस मूव किया। अच्छा, अगर बोट ने x डिस्टेंस आपका मूव किया तो अब एक मास है बोट और दूसरा मास है बॉय, ठीक है? और आपका ओरिजिन वही है, आपने ओरिजिन नहीं चेंज किया, तभी मैं ये बिल्कुल एक के नीचे एक बना रहा हूं। ओरिजिन वही है, क्योंकि ओरिजिन थोड़ी ना चेंज करोगे, ओरिजिन तो वही रहेगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो ओरिजिन वही रहेगा आपका। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, अगर अब मैं बात करूं इस बोट की, तो बोट का अब जो सेंटर ऑफ मास है वो x डिस्टेंस ओरिजिन की तरफ चला गया।
तो इसका मतलब बोट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना हो गया 1.5 माइनस एक्स। वाई 1.5 माइनस एक्स? क्योंकि जो बोट का सेंटर ऑफ मास था बोट का, वो ओरिजिन के तरफ एक्स डिस्टेंस चला गया, क्योंकि बोट ने एक्स डिस्टेंस लेफ्ट साइड मूव किया, तो बोट का जो सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट साइड की तरफ चला गया, तो ये आपका डिस्टेंस 1.5 माइनस एक्स हो गया। और जो बॉय है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये देखो ये वाला डिस्टेंस बनेगा 3 माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन इसलिए कंपटीशन बेस्ड, देखो कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, सारा रट्टे से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको थोड़ा विजुलाइज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये विजुलाइज करना पड़ रहा है कि वो बॉय चलेगा तो बोट एक्स मूव करेगी, तो बोट की भी पोजीशन चेंज होगी, बॉय मूव करेगा तो बॉय की भी पोजीशन चेंज होगी, और ओरिजिन से अब मैंने दोनों की पोजीशन निकाल ली। जो चीज अब यहाँ पे सेम रहेगी वो क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास इन फर्स्ट केस एंड सेंटर ऑफ मास इन सेकेंड केस। दोनों केस में सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम सेम रहेगा। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। तो पहले केस का सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 ओवर m1 प्लस m2। फिर दूसरे केस में क्या बनेगा, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 ओवर m1 प्लस m2। अच्छा, नीचे m1 प्लस m2 सेम है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। तो आपके पास जो m1 है वो कितना है 90 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 90 इंटू 1.5 माइनस एक्स प्लस 30 इंटू 3 माइनस एक्स। तो अब आप फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 135 इज इक्वल टू 135 माइनस 90x प्लस 90 माइनस 90x तो माइनस 30x। अब ये 135 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस एक साइड ले जाओ तो ये हो गया 120x इज इक्वल टू 90। सो x will come out to be 90 by 120, that is 3/4. So how much is the value of x? That is 0.75 meter. So the boat will move by how much distance? 0.75 मीटर। बॉय ने कितना डिस्टेंस मूव किया, 3 मीटर। बॉय ने बोट पे 3 मीटर मूव किया, पर बोट ने कितना मूव किया, 0.75 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बोट। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो क्लियर है। अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि वी हैव अ होमोजीनियस कंपोजिट सॉलिड made of cone of height h and hemisphere of radius capital R। तो हमारे पास देखो एक कंपोजिट सॉलिड है, एक सॉलिड हमने बनाया है, और वो जो कंपोजिट सॉलिड है वो देखो ये एक कोन का, तो ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ये हो गया कोन, और उस कोन की जो हाइट हमें दी हुई है दैट इज हाउ मच, दैट इज h, एंड दूसरा जो उसका पार्ट है दैट इज अ हेमिस्फीयर। तो ये आपका हो गया एक हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो हमें कितना दिया हुआ है, r, हैज इट्स कॉमन बेस। तो ये दोनों का जो बेस है वो एक दूसरे को टच कर रहा है। अगर दोनों का बेस एक दूसरे को टच कर रहा है तो इसका मतलब कोन का जो बेस है और ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो बेस है वो दोनों सेम है। अच्छा, अगर कोन और हेमिस्फीयर का बेस सेम है तो कोन का रेडियस भी आर हो गया, क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, आर। तो नीचे कोन का जो बेस होगा, जो कोन का बेस होगा उसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। और यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो गिवन कंपोजिट सॉलिड है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जो इनका कॉमन बेस है उस पे लाई कर रहा है। तो ये जो सॉलिड है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इस सॉलिड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई कर रहा है,
इस कंपोजिट सॉलिड को जहां पर आपने इन दोनों के कॉमन बेस रखे हैं, कोन और हेमिस्फीयर, तो कोन और हेमिस्फीयर का ये देखो, ये कॉमन बेस है, ये कॉमन बेस है। तो ये जो कॉमन बेस आपको नजर आ रहा है, इस कॉमन बेस पे ये आपका सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास इस कॉमन बेस पे कहां लाई करेगा? तो अगर मैं ये कोन को नोटिस करूं, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोन के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पे लाई करता है? एट अ डिस्टेंस h/4। अगर मैं इस कोन का मास m1 ले लूं, तो देखो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि कोन के बेस से उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ h/4। और एपेक्स से कितना होगा? 3h/4। तो अब ये याद होना चाहिए। तो कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये फैक्ट्स याद होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छा, अगर मैं ये नीचे हेमिस्फीयर लूं और इस हेमिस्फीयर का मास मैं m2 मानूं, तो अब देखो इस हेमिस्फीयर का जो गिवन सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा? हाँ जी बताओ, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा? तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो हमारा डिस्टेंस बनेगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3r/8। तो देखो पता लगा, ये दोनों मुझे पता होने चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर आप अब ध्यान से नोटिस करो तो ये सारा 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। 2 पार्टिकल सिस्टम कैसे? दो बॉडीज हैं, एक कोन और एक हेमिस्फीयर। आपने कोन का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, सारा m1 जो है वो ये वाले पॉइंट पे क्या करेगा? कंसंट्रेट करेगा। और सारा m2 ये वाले पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा। और ये पूरा जो सॉलिड है, इस पूरे सॉलिड का जो टोटल मास है वो है m1 प्लस m2। तो सारा का सारा जो कैपिटल M है वो कहाँ कंसंट्रेट करेगा? जहां m1 प्लस m2 कंसंट्रेट कर रहा है। और हमने क्या कहा था कि 2 पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जो लाइन उनको ज्वाइन करती है उस लाइन पे लाई करता है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन देखो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? देखो ये वाली लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। और ये लाइन ज्वाइन कर रही है और सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन का क्या कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है? कॉमन बेस। तो कॉमन बेस का क्या मतलब हुआ? कॉमन बेस का मतलब हो गया कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस जगह पे लाई कर रहा है। तो व्हाट यू नोटिस इज दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। या आपके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये आपका जो सिस्टम है, सिस्टम उसका सेंटर ऑफ मास है। हाँ जी, क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कहाँ लिया मैंने? और अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ये x ये y। तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए? 0,0। तो m1 के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या बनेंगे? m1 के कोऑर्डिनेट्स बन गए 0,h/4। ये पता लगा m1 के कोऑर्डिनेट्स 0,h/4 कैसे है? क्योंकि सिर्फ y में आपका ये पॉइंट आ रहा है। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक मास m1 है और एक मास m2 है, तो m1 और m2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जो लाइन इनको जोड़ रही है उस पे लाई करेगा। ये हमने कल एक फैक्ट डिस्कस किया था। और फिर हमने कहा था कि जब वो लाई करेगा सेंटर ऑफ मास तो हैवी मास के क्लोज होगा, और अगर दोनों मासेस इक्वल है तो कहाँ होगा? सेंटर पे। तब आप नोटिस करो, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ये जो लाइन है इस पे। और क्वेश्चन कह रहा है कॉमन बेस पे है। कॉमन बेस का मतलब वो जो बेस है, बेस जहां पे ये कोन है और जहां पे ये स्फीयर है, तो ये बेस, इस बेस पे क्वेश्चन कह रहा है इस बेस पे सेंटर ऑफ मास है। और आपने क्या निकाला? ये वाली जगह पे सेंटर ऑफ मास है। तो ये कॉमन पॉइंट कौन सा बन गया? कॉमन पॉइंट ये बन गया। क्वेश्चन कह रहा है बेस पे लाई करेगा, बेस का मतलब ये सारा बेस है, ये पूरा बेस है। तो इस बेस के ऊपर सिर्फ यही पॉइंट आ रहा है जहां पे m1 और m2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो पास कर रही है। तो m1 और m2 को जो लाइन पास कर रही है वो बेस से जहां पास करेगी वहां बेस पे आपका क्या होगा?
पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास यहाँ पर ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ गया। और ये जो पॉइंट है, मैंने अब इस जगह को क्या मान लिया, ओरिजिन। तो अगर मैंने इस जगह को ओरिजिन मान लिया तो ऊपर आपका जो पॉइंट आएगा वो कितना आ गया, 0,h/4। और ये जो M2 है, अगर मैंने इसको लोकेट करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0,-3r/8। अब माइनस पता लगा क्यों आया? हाँ जी, माइनस पता लग गया क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो ओरिजिन से नीचे है। तो नीचे जा रहे हो तो y नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव। तो योर गिवन YCM M1y1 प्लस M2y2 M1 प्लस M2। और ये जो YCM है ये 0 है, क्योंकि आपने XCM YCM 0 लिया है। आपने लिया है कि जो आपका पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पे। तो अगर ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया M1y1 इज इक्वल टू माइनस M2y2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1? तो क्वेश्चन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एवरीवेयर द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। और अगर एवरीवेयर मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम तो ये जो गिवन बॉडी है इसमें वॉल्यूम वाइज मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब इसका रो और इसका रो, दोनों का रो क्या होगा, सेम। रो यहां पे क्या हो गया, डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम। तो आपके पास M1 हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r square h। And what is M2? That is the mass of hemisphere. That will be equal to density 2/3 pi r cube। तो रो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे कंसिडर किया क्योंकि वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर यहाँ पे लेंथ वाइज होता तो मैं लेमडा लेता, और लेमडा को किससे मल्टीप्लाई करता, गिवन लेंथ से, तो मास मिलता। अगर एरिया वाइज होता तो फिर मैं क्या लेता, सिग्मा। सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करता, एरिया से, तो मुझे उतने एरिया का मास मिलता। अब मैंने रो क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, और वॉल्यूम को मैंने रो से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मास मिल गया। तो अब आपके पास ये जो गिवन वैल्यू है, M1 इज रो इंटू 1/3 पाई r स्केयर h इंटू y1 की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज y1? y1 इज h/4। तो आपका जो ये y1, ये देखो, ये y1 इज h/4 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रो इंटू 2/3 पाई r क्यूब इंटू माइनस 3r/8, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपके पास y यहाँ पे वो कितना आ रहा है, -3r/8। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो आप यहाँ पे देखोगे रो कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, पाई r स्केयर। तो आपके पास ये जो गिवन वैल्यू है ये r स्केयर, एंड अब इसको आप सॉल्व करो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज दैट द वैल्यू ऑफ योर गिवन h विल बी इक्वल टू √3r। तो आपके जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई, √3r। तो क्वेश्चन था कि आपने हाइट और रेडियस, हाइट ऑफ द कोन एंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर को रिलेट करना है। तो जब आपने रिलेट किया तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, चेक करो, क्लियर है ये? तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन में आएंगे। तो मेन आपने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि किया क्या, पहले तो शेप्स को समझा, हर शेप का ज्योमेट्रिक सेंटर पता होना चाहिए, और जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वहीं पे वो शेप का क्या कर रहा है, मास कंसंट्रेट कर रहा है। अगर शेप ऐसी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलके कोई न्यू चीज़ बनी है तो क्या करो, हर गिवन शेप जिसके बारे में आपको नॉलेज है उसको पहले सेपरेटली कंसिडर करके उन सारे शेप्स के ज्योमेट्रिक सेंटर निकालो, उन सब शेप्स के मास उन ज्योमेट्रिक सेंटर पे क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। वो आपका एक पार्टिकल सिस्टम बन गया, और फिर आप ये कंसेप्ट लगा के उसको सॉल्व करो।
अब देखो ये जो गिवन क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड एट ए। तो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्टाइल, इसको हमने ऐसे यू वेलोसिटी के साथ थ्रो किया एट एन एंगल लेट अस से थीटा। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये पैराबोलिक पाथ में ऐसे जा रहा है और अल्टीमेटली उसने ए पॉइंट पे आके ग्राउंड को हिट करना है। नाउ क्वेश्चन सेज दैट हाउएवर if this projectile explodes at the highest point into two pieces of equal mass, तो अगर ये प्रोजेक्टाइल यहाँ आके एक्सप्लोड हो गया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ आके ये एक्सप्लोड, तो एक्सप्लोड हो गया। तो यहाँ पे पहली बात तो ये थी कि अगर ये एक्सप्लोड ना होता तो इसने यहाँ आके गिरना था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसने ए पॉइंट पे आके गिरना था अगर ये एक्सप्लोड ना होता, पर अब ये एक्सप्लोड हो गया। अच्छा, एक्सप्लोड हो गया एंड इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मास। तो इसके दो पीस बन गए। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि इस प्रोजेक्टाइल का मास 2m है, ये प्रोजेक्टाइल का मास मैंने मान लिया 2m है, तो इसके दो पीस बन गए। वन पीस फॉल्स टू द ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो एक पीस जो है ऑफ मास m वो तो सीधा ही नीचे जा रहा है, तो एक पीस सीधा ही नीचे जा रहा है एंड द अदर पीस ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली। तो जो अदर पीस है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा है और ग्रेविटी ऑब्वियसली उसको पुल करेगी। तो जब ग्रेविटी उसको पुल करेगी तो वो ऐसे एक न्यू पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। तो जो दूसरा पीस था वो आपका मास m जो पीस है वो हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा है। तो एक ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टल चला गया। हॉरिजॉन्टल जा रहा है पर ग्रेविटी खींच रही है, तो वो अब ड्यू टू ग्रेविटी आगे जाते जाते नीचे जा रहा है। तो ये जो आपका केस है, इस केस में ये पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है और क्वेश्चन कह रहा है हमें कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ c फ्रॉम a। तो ये वाला जो आपका मास है ये अल्टीमेटली यहाँ आके गिरेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जहाँ जाके गिरेगा इसका इनिशियली इसने जहाँ गिरना था, अगर कुछ ना होता, अगर ये एक्सप्लोड ना होता, अगर एक्सप्लोड ना होता तो यहाँ पे ए पे गिरना था। तो अब बताओ कि ये जो आपका गिवन मास है ये ए से कितना दूर जाके गिरा है, ये हमने निकालना है। सो अब इसको निकालने के दो मेथड हैं। एक मेथड जो है वो हमारा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है। दूसरा मेथड है कि हमने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अगर एक्सप्लोड करेगी तो अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण करेगी, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी। और अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही तो उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के एक तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, दूसरा मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ ये जो भी हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। अब देखो, जब आपका ये मास एक्सप्लोड होगा तो ड्यूरिंग explosion your external force on system, ये जो external force on system is zero। मतलब ड्यू टू एक्सप्लोजन या ड्यूरिंग एक्सप्लोजन या ड्यू टू एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन के कारण, ड्यू टू एक्सप्लोजन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस 2m। अगर एक्सप्लोजन के कारण कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो ये जो 2m का मोशन है इसके मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। तो ड्यू टू एक्सप्लोजन एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ दैट योर मोशन ऑफ 2m, ये जो 2m मास है, मोशन ऑफ 2m विल
बी सेम बिफोर और आफ्टर, या बिफोर की जगह हम कह सकते हैं विदाउट और विद एक्सप्लोजन। विदाउट का मतलब कि एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, और विद का मतलब एक्सप्लोजन हो गया। तो मोशन ऑफ 2m विल बी सेम विदाउट और विद एक्सप्लोजन। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो 2m है, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो जो उसका मोशन है, और 2m अगर एक्सप्लोजन हो गया तो जो उसका मोशन है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल फिनोमेना है, उसके कारण कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। अब अगर विदाउट एक्सप्लोजन देखो, विदाउट एक्सप्लोजन देखो, तो आपके 2m ने ए पे आना था, 2m ने ए पे आके गिरना था। मतलब ये जो 2m है इसने यहां आके गिरना था अगर एक्सप्लोजन नहीं हुआ। अच्छा, अब विद एक्सप्लोजन जो 2m है वो अभी भी ए पे ही आएगा, पर एक्सप्लोजन के बाद तो 2m रहा ही नहीं। एक्सप्लोजन के बाद आफ्टर एक्सप्लोजन ये जो 2m है इट स्प्लिट्स इनटू 2 pieces ऑफ m ईच। तो अब ये स्मॉल m 2 पार्टिकल हो गए, तो ये अब 2 पार्टिकल सिस्टम ऑफ स्मॉल m ईच। हमारे पास ये 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया ऑफ स्मॉल m ईच। एक ये पार्टिकल हो गया, एक ये पार्टिकल हो गया, ये 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया ऑफ स्मॉल m ईच। अब अगर मैं ये दोनों को इकट्ठा कर दूं, अगर मैं इन दोनों को एक मान लूं, ये दोनों को इकट्ठा मान लूं एक सिस्टम, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, ये जो 2 पार्टिकल सिस्टम ऑफ स्मॉल m ईच जो है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा विल एक्ट एज 2m। जो 2m का मोशन था बिल्कुल वैसे एक्ट करेगा। तो सेंटर ऑफ मास ये वाले का और ये वाले का जो सेंटर ऑफ मास बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये 2m से बने हैं, और अगर अब मैं इन दोनों को एक मान के चलूं, इफ आई कंसिडर दैट दीज टू आर वन बॉडी, तो मैंने कहा कि ये सिस्टम बन गया, 2 बॉडीज का सिस्टम बन गया। एक बॉडी कहाँ जा रही है? ऐसे डाउनवर्ड। एक बॉडी कहाँ जा रही है? ये ऐसे। पर मैंने इन दोनों बॉडीज को एक सिस्टम मान लिया। मैंने मान लिया कि ये जो 2 बॉडीज हैं ये एक सिस्टम है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेगा जैसा इस 2m ने एक्ट करना था। क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि विद एक्सप्लोजन या विदाउट एक्सप्लोजन 2m का जो मोशन है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि एक्सप्लोजन में एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है, और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है तो इसलिए 2m के ब्रेक होने से पहले और 2m के 2 पार्टिकल्स बनने के बाद, वो जो 2 पार्टिकल्स को अगर एक साथ मानोगे, इकट्ठा मानोगे, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल ऐसी एक्ट करेगा जैसे 2m ने एक्ट करना था। तो आपका 2m यहां आना था, तो ये सेंटर ऑफ मास बन गया ये दोनों पार्टिकल्स का, जो ग्राउंड पे जब आके गिरेंगे तो ये आपका ए सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, क्योंकि 2m ने यहां के गिरना था। अब 2m तो यहां नहीं आया, पर वो m और m अगर दोनों को इकट्ठा मानोगे तो उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं लाई करेगा जहां पे 2m ने आना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका गिवन मास आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और ये जो मास आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये a बनेगा। और अगर मैं ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लेट अस से r1 कहूं, तो ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस मेरे पास r2 बन जाएगा। और ध्यान से देखो, ये 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया, और 2 पार्टिकल सिस्टम में हमने क्या कहा था कि m r1 इज इक्वल टू m r2। तो हमारे पास ये बन गया कि मास इंटू r1 इज इक्वल टू योर मास इंटू r2।
तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा ये हमेशा टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेम आएगा, प्रोवाइडेड आप डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास से ले रहे हो। सो ये एम एम कैंसिल हो गया, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AC डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू BA डिस्टेंस। जो AC और BA ये दोनों इक्वल हैं। अब क्वेश्चन था कि आपने AC डिस्टेंस निकालना है। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये डिस्टेंस ऑब्जर्व करो, ये क्या है, ये रेंज है। देखो दिस इज द रेंज, ये आपका रेंज है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ये देखो, ये जो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, और जब वो आके ग्राउंड पे गिरेगा तो वो जो डिस्टेंस फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो आपका डिस्टेंस आ रहा है ये रेंज का हाफ, ये रेंज का हाफ आ रहा है। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ गया, R/2, वेयर व्हाट इज R, R इज द रेंज ऑफ 2m मास। अगर वो एक्सप्लोड नहीं करता तो उसने यहाँ पे A पे आके गिरना था, तो ये उसका रेंज आ गया। और अगर ये रेंज आ गया तो फिर हमारे पास ये AC डिस्टेंस जो है उसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई कि हमने गिवन मोशन को सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे देखा कि वो जो 2m है वो टूट गया, पर टूटने के बाद भी 2m, अगर मैं m और m को इकट्ठा लूँ, m और m को इकट्ठा लूँ, तो ये 2m एक सिस्टम बन गया। और ये 2m सिस्टम और जो 2m स्टार्टिंग में था दोनों बिल्कुल एक जैसा एक्ट करेंगे, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी। तो चेक करो ये क्लियर है जो अभी हमने ये किया क्वेश्चन। अब यही वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से भी कर सकता हूँ। मैंने ये 2m मास मान लिया, इसको मैंने u वेलोसिटी दी एट एन एंगल थीटा, और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, और इस हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो हमारा 2m है, ये 2m हमारा कर गया एक्सप्लोड। तो ये जो 2m है ये हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड कर गया, और जब ये एक्सप्लोड कर गया तो इसके दो पीस बन गए, एक m और एक m। जो एक m है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, दूसरा m वर्टिकल नीचे गिर रहा है। देखो अगर वो वर्टिकल, कोई चीज़ ऐसे वर्टिकल नीचे जाएगी, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। देखो कोई भी चीज़, जैसे अगर मैं ये मार्कर है इसको छोड़ दूं तो ये सीधा नीचे कब जाएगा, कोई भी चीज़ नीचे सीधी कब जाती है, जब इनिशियली वो रेस्ट पे थी। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि ये जो 2m है जब ये एक्सप्लोड हुआ तो आपको एग्जामिनर कह रहा है कि इसके दो पार्टिकल बन गए, एक सीधा नीचे जा रहा है। तो अगर एक सीधा नीचे जा रहा है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब वो एक्सप्लोड हुआ तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और दूसरा वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो दूसरा हॉरिजॉन्टल जा रहा है। अब यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो एक्सप्लोजन है ये एक इंटरनल फिनोमेना है। तो अगर मैं यहाँ पर लेटे से इस पॉइंट को लेटे से डी पॉइंट कहता हूँ, तो मैं क्या नोटिस करूँगा कि एट डी, अगर मैं डी पॉइंट पे देखूँ तो एट डी योर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है तो एक्सप्लोजन होने पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तो एक्सप्लोजन होने से पहले जो मोमेंटम था सिस्टम का और एक्सप्लोजन के बाद जो मोमेंटम है सिस्टम का वो सेम रहेगा। अच्छा, अब एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम का सिस्टम क्या था, ये सिस्टम का मोमेंटम क्या था। अगर मैंने देखना कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एक्सप्लोजन, तो बिफोर एक्सप्लोजन 2m, और वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा। हमने पढ़ा हुआ है प्रोजेक्टाइल, अब इसके लिए मेरे को प्रोजेक्टाइल मोशन याद होना जरूरी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने पढ़ा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब एक प्रोजेक्टाइल जो ऑब्लिक फेंको, जब वो प्रोजेक्टाइल ऊपर पहुंचती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो u cos थीटा होती है। तो मेरे पास ये आ गई u cos थीटा, ये आ गया बिफोर एक्सप्लोजन एट डी। आफ्टर एक्सप्लोजन दो पीस बन गए, तो अगर आफ्टर एक्सप्लोजन दो पीस बन गए तो एक पीस उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, दूसरे पीस की वेलोसिटी जो है वो v है। मेरे को वो v पता नहीं, मैंने निकालना है, तो वो v है। तो जो दूसरा पीस है उसकी वेलोसिटी v है। तो मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जो दूसरा पीस है उसकी वेलोसिटी आ गई 2u cos थीटा। तो मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरा ये वाला पीस है जिसको एक्सप्लोजन के बाद मैंने नोटिस किया, तो वो जो पीस है आफ्टर एक्सप्लोजन डी पॉइंट से एक्सप्लोजन होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 2u
कॉस थीटा है। एंड ऑब्वियसली वो अब क्या करेगा, वो अब ऐसे पैराबोलिक पाथ में जाएगा और पैराबोलिक पाथ में जाके वो ये सी पॉइंट पे आके ये गिरेगा। तो ये जो आपका एक मास है वो तो बी पॉइंट पे आके गिर गया क्योंकि वो वर्टिकली डाउन जा रहा है। दूसरा मास ये ऐसे आ रहा है और अल्टीमेटली ये सी पॉइंट पे आके गिरेगा। तो ये जो आपका मास है, ये जो आपका मास एम है, इसने अल्टीमेटली सी पॉइंट पे आके गिरना है। तो ये बिल्कुल डी और ये बी हो गया, ये डी बी, तो ये डी और ये बी हो गया। तो आपके पास ये अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस बन गया। दिस इज अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस नोटिस करूं तो इस केस में अगर मैं अब ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो ये आपका BC डिस्टेंस जो है ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज है। तो ये इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ये रेंज है। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो रेंज का फॉर्मूला था दैट वाज 2 अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो ये जो आपका h 2h/g, तो ये हमारे पास 2h/g अंडर रूट, ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रिलेशन है। ये हमने याद रखना है क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा हुआ है। तो मेरे पास ये जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पे, ये मेरे को ये दी हुई है 2u cos थीटा। तो ये मेरे पास 2u cos ऑफ थीटा अंडर रूट ऑफ 2h। h क्या है, ये देखो ये वर्टिकल हाइट, और प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल हाइट होती है ये होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, और एक g ये पहले ही यहाँ पे था। तो हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ u cos थीटा इंटू u साइन थीटा बाय g। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आपके पास बन गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा बाय g, एंड ये बन गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। एंड व्हाट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये आपका रेंज, ये जो आपकी ये वैल्यू ये रेंज के इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो BC आया दिस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी ऑफ मास 2m। मास 2m का जो रेंज आना था ये उसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि ये देखो ये B से लेके C तक ये डिस्टेंस R है और ये वाला डिस्टेंस R/2 है। तो अगर ये डिस्टेंस R/2 है तो ये भी कितना बनेगा, R/2 बनेगा, क्योंकि ये B से लेके C तक R बन रहा है, और अगर B से लेके C तक R बन रहा है तो AB इज R/2। तो जो रह गया दैट इज ऑल्सो R/2। तो हमने क्या नोटिस किया कि जो AC डिस्टेंस आएगा वो R/2 आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने जब सॉल्व किया तो कितनी मैथमेटिक्स लगानी पड़ी, प्रोजेक्टाइल के रिलेशंस भी याद रखने पड़े, तो जाके मेरा वही आंसर आया जो ऊपर आया था। पर यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ी है, और इस केस में मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, बस कंसेप्ट लगाना पड़ा कि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, एक में मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, दूसरे में आपने कंसेप्चुअली इसको सॉल्व कर लिया। तो देखो ये दोनों मेथड समझ में आ गए।